नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन पर। संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम दोस्तों हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक का हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज पहला टॉपिक है हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है उसका आज पहला टॉपिक है। तो हिंदी के जो जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक पर सभी पाठ्यक्रम पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हिंदी का जो सबसे पहला जो है वो टॉपिक है हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई या उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ईरान या फारस, ईरान या फारस, यहाँ अपना भारत है। भारत के उत्तर और पश्चिम की दिशा में यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु नदी बहती है और इसी की इस पार जो है ईरान या फारस, ईरान को फारस भी बोलते हैं और ईरान भी बोलते हैं। तो यहीं से ईरानी जो है जब अपने देश आए थे, भारत आए थे, तो वह उत्तर और पश्चिम की दिशा से, बीच की दिशा से आए थे। ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, इसके बीच की दिशा जो होगी ये उत्तर पश्चिम कही जाएगी। तो यहीं से ईरानी या फारसी आए थे। तो जब वो आए थे तो यहाँ एक सिंधु नदी है, तो उस नदी को पार करके वो लोग आए थे। तो यहाँ जब आए अपने भारत, तो यहाँ के लोगों को वो कोई नाम तो था नहीं, तो ऐसे ही वो लोग इसी सिंधु नदी के नाम से हम भारतीयों को सबसे पहले, जो ये फारसी थे या ईरानी थे, ये लोग सबसे पहले सिंधु कह के बुलाए। क्या कह के बुलाए? सिंधु कह के बुलाए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इस सा का और इस धा का जब कुछ समय बीत जाता है तो इस सा का और इस धा का, इस सा का हा में परिवर्तन और इस धा का दा में परिवर्तन हो जाता है। इस सा का हा में परिवर्तन हो जाता है और इस धा का दा में परिवर्तन हो जाता है। और ये तो हुआ पहला स्टेप। पहली बार जब वो लोग वहाँ से आए ईरान या फारस से, फारसी लोग, तो हम लोगों को क्या बोले? सिंधु। तो जब सिंधु बोले तो ये तो हो गया पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि सा का हा में परिवर्तन हो गया और धा का दा में परिवर्तन हो गया। जैसे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पहले क्या होता है कि जैसे हम कोई भी व्यक्ति हो, आप अपने ही यहाँ देख लो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको हम जिससे हम परिचित नहीं होते, जिसको हम जानते नहीं, तो उसको जब पहली बार हम उससे मिलते हैं तो बहुत आदर और सत्कार, जैसे किसी ने बताया कि भाई मेरा नाम रमेश है, ठीक। आपका कोई नया दोस्त मिला या नया मतलब कोई अपरिचित मिला, तो उसने बताया कि मेरा नाम रमेश है। तो अगर आप उससे कोई व्यवहार करेंगे या उसका नाम लेंगे तो सीधा रमेश बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये लोग आए तो इन लोगों के साथ हम लोग नए थे, तो जो उस नदी के अनुसार वो नदी जो है पार करके आए थे, तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी का नाम था और हम लोगों को जो है सिंधु सिंधु कह के पुकारने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे वो लोग रहने लगे, हम लोगों में जब घुल मिल गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो ऐसे ही परिवर्तन करने लगे। तो सा का हा में परिवर्तन कर दिए और धा का दा में परिवर्तन कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद कुछ समय और बीता, तो जब दूसरा स्टेप आया तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो ये हा था और ये धा जो है दा में परिवर्तन हुआ था, तो यहाँ हुआ था हिंदू, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ जब पहली बार बुलाया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये हिंदू हो गया। जब इसका यहाँ से ये परिवर्तन हुआ तो हिंदू हो गया। उसके बाद जब और समय बीता और जब घुलने मिलने लगे वो लोग, तो क्या हुआ, ये जो हिंदू है ये छोटा ओ की मात्रा जो है इसका लोप कर दिए वो लोग,
इसका लोप कर दिए। जैसे कैसे नहीं होता है दोस्तों कि जैसे आप लोग कभी किसी मान लीजिए रमेश से मिले, रमेश आपका दोस्त नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो, तो पहले बहुत प्यार से मिलोगे, बहुत प्यार से बोलोगे रमेश या रमेश भाई। उसके बाद जब कोई भी हो, जब साथ रहने लगे, जब उठने बैठने लगे, जब दोस्ती पक्की हो जाती है, तो उसको क्या कह के बुलाते हो? अरे रमेशवा। तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन आप कर देते हो। अरे रमेश भाई, रमेशवा। तो क्या होता है, तो उसी हिसाब से दोस्तों, ये फनी ज़रूर है लेकिन यही यही रियल है। तो क्या हुआ, तो इसी के अनुसार जो है वो लोग ये छोटा ऊ का लोप कर दिए। तो यहाँ तीसरे स्टेप में क्या आकर पहुँचता है, हिंद। ठीक है, तो जब यहाँ हिंद हुआ तो उसके बाद जब और समय बीता तो क्या हुआ, हिंद में जो है बड़ी ई का प्रत्यय लग गया, बड़ी ई प्रत्यय इसमें लग गया। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या आया, कंप्लीट आ गया हिंदी शब्द। ठीक है, पहले जब वो लोग वहाँ से आए तो बोले सिंधु, और सिंधु कैसे बोले, उस नदी के नाम, क्योंकि उस नदी को पार करके ये लोग आए थे, जो ईरानी थे या फारसी थे। ईरानी फारसी एक ही शब्द, मतलब एक ही मतलब है उसका, चाहे आप फारस कहो चाहे ईरान कहो। ठीक है, उसके बाद दूसरे में इसमें परिवर्तन हुआ तो हो गया हिंदू। अब हिंदू हुआ तो उसके बाद जो हिंदू था छोटे की मात्रा, तो इसका लोप हो गया। तो तीसरे स्टेप में आया हिंद। तो हिंद में जब हिंद में दा में बड़ी ई प्रत्यय लग गया तो सीधा उसके बाद चौथे स्टेप में आ गया हिंदी। हिंदी अब हमारा जो मौके पे चल रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ईरानियों या फारसी, उनको चाहे ईरानी कहो चाहे फारसी कहो, ईरानियों या फारसी के द्वारा उत्पत्ति होने से, ठीक है, ईरानी या फारसियों के द्वारा इस शब्द की उत्पत्ति होने से ही हिंदी शब्द जो है क्या माना जाता है, फारसी माना जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है या हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो सही जवाब क्या होगा, फारसी। और फारसी शब्द क्यों है, क्योंकि फारस के वो लोग थे जिन्होंने इसका उच्चारण किया था, तो इसीलिए जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द, हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द होगा। उसके बाद आते हैं भाषा का विकास। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली जो प्राचीनतम भाषा वो हमारी क्या है, संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत है। उसके बाद इससे किसका विकास हुआ, पाली का। ठीक है, संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ, पाली का। फिर पाली से किस भाषा का विकास हुआ, प्राकृत का। फिर प्राकृत से किस भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश का। और अपभ्रंश जो है वो अपभ्रंश का विकृत रूप जो है यही अवहट्ट है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं इससे ये दूसरी भाषा का जो है ये विकास हुआ है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना हिंदी। जैसे आप कह लीजिए कि भैया ये बहनी है, ठीक है, ये बहनी है मान लीजिए, और ये उनकी मम्मी है। ठीक, ये अगर मम्मी है तो ये कोई और नहीं है बल्कि ये मौसी है। बहनी है और ये मम्मी है तो ये मौसी है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे बता रहे हैं आपको समझने के लिए कि ये अपभ्रंश जो है ये अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। यानी इसको कहो बात एक ही है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया कि हिंदी की जो है जननी किसे कहा जाता है, तो आप अवहट्ट नहीं लगाएंगे, आप अपभ्रंश लगाएंगे। मान लीजिए अगर अपभ्रंश उसमें नहीं है ऑप्शन में,
तो आप अवहट लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपभ्रंश और अवहट दोनों दिया है तो आप अवहट को छोड़ के अपभ्रंश ही लगाएंगे। वास्तविकता यही है दोस्तों कि हिंदी की जननी जो है वो अपभ्रंश ही मानी जाती है। तो जैसे हुआ हिंदी, इनकी मम्मी हो गई अपभ्रंश, मौसी हो गई अवहट। ठीक है, तो इनकी मम्मी हिंदी है, हिंदी की मम्मी अपभ्रंश, उनकी मम्मी प्राकृत, प्राकृत की मम्मी पाली, और पाली की मम्मी संस्कृत। तो संस्कृत जो है वो नानी परनानी है, वो सबसे बुजुर्ग माता जी हैं। ठीक है, यानी सबसे प्राचीन भाषा है। यह प्राचीन होने की वजह से देव भाषा या आर्य भाषा इसको कहते हैं। और इसको सबसे सबसे महत्वपूर्ण नाम ये है, सबसे इम्पोर्टेंट नाम ये क्या है, संयोगात्मक भाषा है। ये क्या है, संस्कृत जो है ये संयोगात्मक भाषा इसको कहा जाता है। और हिंदी की आदि जननी। अच्छा, यहाँ पे हम बात किए थे कि हिंदी की जननी अगर पूछेगा एग्जाम में तो हम क्या बताएंगे, अपभ्रंश। ठीक है, और हिंदी की अगर आदि जननी पूछेगा तो ये हो जाएगा संस्कृत। दोस्तों इतना ही केवल आदि शब्द का फर्क है, बाकी कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। हिंदी की जननी अपभ्रंश भी दे देगा, संस्कृत भी दे देगा, ये भी अवहट भी दे देगा। तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना है कि जननी दिया है केवल या आदि जननी दिया है कि क्या दिया है। ठीक है, तो अगर हिंदी की जननी केवल पूछे तो अपभ्रंश, और अगर हिंदी की आदि जननी पूछेगा तो संस्कृत। इतना क्लियर हो गया। और संस्कृत देखिए, संस्कृत की विशेषता ये है कि ये सबसे प्राचीन भाषा है, यह देव भाषा है, यह आर्यों की भाषा है, और यह संयोगात्मक भाषा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, यह संस्कृत जो है ये संयोगात्मक भाषा है और हिंदी की आदि जननी है ये। ठीक, और हिंदी क्या है, ये क्या है, वियोगात्मक भाषा है। अगर संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा है तो हिंदी क्या है, वो वियोगात्मक भाषा है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं भाषा। ठीक है, भाषा को दो भागों में बांटा गया है, एक भारत की भाषा है और दूसरी विश्व में भाषा है। ठीक है, सॉरी। तो भारत में जो संपूर्ण भाषा, जो सम्मिलित संपूर्ण भाषा है, आप कह लीजिए, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, 1652 है। भाषा जो है वो भारत की भाषा जो है, भारत में संपूर्ण भाषाएं जो हैं वो 1652 होती हैं। और विश्व में ये मतलब पूरा एकदम फैक्ट नहीं है कट टू कट, लेकिन लगभग इतना माना जाता है, भारत में जो है 1652 और विश्व में कुल भाषाओं की संख्या लगभग 2800 से 3000 होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हम यहाँ लिख दिए हैं। भाषा वह साधन है, जैसे भाषा की कोई परिभाषा पूछे, या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। तो वैसे तो सच्चाई यही है दोस्तों कि भाषा जो भी होती है वो तो केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं में भी होती है, सभी प्राणियों में होती है। लेकिन यहाँ मौके में जो है ये मनुष्य की ही बात हो रही है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वह साधन है, या भाषा वह माध्यम है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से आए ईरानी या फारसी सिंधु नदी पार करके भारत, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को सिंधु नाम की संज्ञा दी या सिंधु नाम से पुकारा। उसके बाद जब समय बीता तो सा का हा में परिवर्तन हो गया और धा का दा में परिवर्तन हो गया। तो इस हिसाब से सिंधु का क्या हो गया, हिंद हो गया। फिर जब और थोड़ी और समय बीता तो ये जो हिंदू का छोटे ओ की मात्रा है, इसका जो है
लोप हो गया। जब इसका लोप हो गया तो यहाँ तीसरे स्टेप में क्या हुआ, हिंद हो गया। ठीक है, और फिर जब और समय बीता तो हिंद में जो है बड़ी ई प्रत्यय लग गया। तो ये कंप्लीट हो गया क्या, हिंदी। तो हिंदी जो है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है वो कितने स्टेप में होती है या कितने चरण में होती है, तो 4 चरण में होती है। पहले सिंध हुआ, उसके बाद हिंद हुआ, फिर हिंद हुआ, उसके बाद फिर हिंदी। तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है ईरानियों एवं फारसियों या फारसी के द्वारा उत्पत्ति होने से हिंदी को फारसी शब्द माना जाता है। हिंदी कैसा शब्द है, तो फारसी शब्द है। उसके बाद भाषा का विकास। भाषा का विकास पहले संस्कृत है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, उसके बाद हिंदी। ये याद करने का जैसे मान लीजिए पहले तो संस्कृत हो गई और उसके बाद हिंदी, ये तो कन्फर्म है। तो ये इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, समझ लीजिए। जैसे पहले इसमें कितना अक्षर है, मान लीजिए 2.5 अक्षर है। ठीक, मान लीजिए इसमें 2.5 अक्षर है और इसमें 3 अक्षर है, मान लीजिए। तो पहले 2.5 आता है, उसके बाद फिर 3 आता है, उसके बाद फिर 4 आता है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 आता है, उसके बाद फिर हिंदी है, ये है। तो ऐसे ही अगर आप याद करेंगे ना, पहले संस्कृत है, उसके बाद फिर 2.5 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 2.5 में पाली हो गया, 3 अक्षर में प्राकृत हो गया, 4 अक्षर में अपभ्रंश हो गया, 5 अक्षर में अहोट हो गया, उसके बाद हिंदी। और उसके बाद देखते हैं, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं, संस्कृत को आर्य भाषा भी कहते हैं। और संस्कृत का सबसे प्रचलित और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत कैसी कैसी भाषा है, संयोगात्मक भाषा है। और संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है, हिंदी की आदि जननी। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। और यहाँ हाँ, हिंदी को देखते हैं तो हिंदी की जननी जो है वो अपभ्रंश है और हिंदी की आदि जननी वह संस्कृत है। अगर ऑप्शन में ये रहेगा अपभ्रंश तो अवहट को छूना नहीं है। अगर अपभ्रंश नहीं रहेगा ऑप्शन में तब इसको लगाना। अगर दोनों रहेगा तो हिंदी की जननी इसी ही माना जाता है, अपभ्रंश सही है, उत्तर है। उसके बाद हिंदी को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज या भाषा। भाषा भारत मतलब 2 रूपों में डिवाइड किया है। भारत की भाषा जो है वो संख्या में पूछे तो 1652 और विश्व की सभी भाषाएं अगर संख्या में पूछे तो 2800 से 3000। और भाषा का यह छोटा सा वो परिभाषा दिया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब हम प्रश्नोत्तर। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो हमने बनाया है ये एकदम झन्नाटेदार, एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एकदम मसालेदार बना है, एकदम झन्नाटेदार। ऐसा क्वेश्चन सेट किया हूँ और ऐसा सीरियल नंबर से सेट किया हूँ कि जैसे हम वहाँ पढ़ रहे थे कि शुरू से लेके अंत तक कौन कौन सा टॉपिक था, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कितने चरणों में हुआ, उसके बाद क्या आया, भाषा का विकास का क्रम जो था, पहले कौन सी भाषा उसके बाद कौन सी, मतलब उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन भी सेट किया है ताकि अगर आप इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं ईमानदारी से तो भी आप एक बार केवल कॉन्सेप्ट देखे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप हल किए हैं तो क्वेश्चन हल करने पर भी आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम रिवीजन हो जाएगा। इस हिसाब से हमने इसको सेट किया है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, भावों एवं विचारों के आदान प्रदान को, यहाँ मिस हो गया था तो हमने लिखा के माध्यम। तो भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है भावना, बी ऑप्शन शब्द, सी ऑप्शन वाक्य और डी ऑप्शन भाषा। तो जैसा कि आपको बखूबी पता है कि भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? भाषा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में समस्त भाषाओं की संख्या कितनी मानी जाती है या कितनी है? एकदम एकदम हलवा है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, एकदम हलवा है, एकदम लगा दिए होंगे आप लोग। भारत में समस्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भैया देखिए, 1452, 1352, 1000, 1652। एकदम आ गया होगा, आप सब हल कर दिए होंगे। यही है, क्या है? 1652। विश्व में समस्त भाषाओं की लगभग संख्या है। भाई लगभग तो इसीलिए कहेंगे कि कोई फैक्ट नहीं है, कट टू कट नहीं, इतना ही है। तो लगभग में बोलेंगे विश्व में समस्त भाषाओं की लगभग संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 2800 से 3000। एकदम याद है, एकदम याद है आपको, एकदम याद है सर। इसका हो जाएगा 2800 से 3000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ के लोगों से हुई है? एकदम रटा रटाया है, पहली बार में एकदम कंप्लीट हो गया है। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ के लोगों से हुई है? ऑप्शन है यूनान, फारस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। हिंदी भाषा की या हिंदी की उत्पत्ति कहाँ के लोगों से हुई है? यूनानी या फारसी। यूनान या फारस दोनों क्या था? एक ही शब्द था। दोनों का मतलब क्या था भैया? एक ही था। ठीक है, चाहे उसको आप यूनान कह लीजिए चाहे फारस कह लीजिए, वह दोनों का मतलब एक ही था। चाहे जैसे हम अपने देश को क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं, चाहे भारत कहते हैं, चाहे हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो उसी हिसाब से यूनान और फारस एक ही चीज़ है। तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ के लोगों से हुई है? यूनान, फारस। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? दोनों। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5वां देखते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? मैं चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है ये जो सीरीज है, क्वेश्चन की सीरीज है, और जो ये कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, इतना इतना झकास है। ये पूरा ऐसा नहीं कि हम हिंदी की व्युत्पत्ति जो है बता दिए या इस पर चर्चा हो गई तो उसके बाद अब ख़त्म है। ये सारी जितने भी कंटेंट होते हैं हिंदी में, जितने भी वो होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और उसी हिसाब से क्वेश्चन भी हम आप देख रहे होंगे कि हमने इसको हाथ से लिखा है और अभी लिखा है। ठीक है, तो हाथ से और सोच के इसी हिसाब से लिखा है कि ताकि जो कंटेंट आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस पर चर्चा हो रही उसी हिसाब से सीरियल से, ताकि एक बार जैसे ये क्वेश्चन भी आप केवल क्वेश्चन ये देख लो, उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो है हिंदी का जो जितना भी टॉपिक है पूरा टॉपिक कवर कराएंगे। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? जैसा कि आपको एकदम पता है, एकदम पता है यार, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, हिंदी किस भाषा, एकदम रटा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फारसी, फारस या यूनान, एकदम रटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न 6 देखें। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी से संबंधित है? हाँ बताइए भैया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी से संबंधित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यनोटी, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप लोगों को याद है कि जब वो लोग फारसी लोग या यूनानी लोग जब आ रहे थे उत्तर और पश्चिम की दिशा से, जब भारत आ रहे थे, तो कौन सी नदी थी वो जिसको पार करके आए थे? हैं? तो वो नदी थी भैया सिंध नदी थी।
क्या नदी थी? कौन सी नदी? सिंधु नदी थी। ठीक है, ना गंगा, ना यमुना, ना ब्रह्मपुत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? ना नाब्दे जिनमें से कोई नहीं। आप बारीकी से कोई भी कहीं भी क्वेश्चन दो, अगर उत्तर नहीं दिख रहा है उसमें, आप कॉन्फिडेंस हो कि इसमें उत्तर नहीं समझ में आ रहा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगा दो। ठीक है, आप बारीकी से उत्तर को समझो। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह नदी जो थी वह नदी थी सिंधु नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां देखेंगे, हिंदी शब्द का विकास कितने चरणों में हुआ है? हिंदी शब्द का विकास कितने चरणों में हुआ है? याद आया? कितने चरण? हाँ भैया, गुरुजी बताइए कितने चरण? पहला चरण क्या था? सिंधु था, उसमें हा का परिवर्तन हो गया, धा का दा हो गया, तो हो गया हिंदू। उसके बाद फिर और आगे समय में जैसे जब दोस्ती और गहरी हुई तो रमेश की जगह बुलाया रमेशवा रमेश की जगह बुलाया रमेशवा। तो उसी तरह से जब वो और घुल मिल गए तो सिंधु की जगह हिंदू कर दिए, फिर हिंदू से हिंद हो गया है, फिर हिंद में दामे ई का प्रत्यय लग गया, उसके बाद आया हिंदी। तो कितना स्टेप हो गया भैया? 4 स्टेप। ठीक है, तो हिंदी शब्द का विकास कितने चरणों में हो गया है या हुआ है? तो 4 चरणों में। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता भैया? किसे कहा जाता हो? बताओ हो। हिंदी की जननी भैया किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी अवहट्ट को, अपभ्रंश को, फारसी को। देखिए इतना सटीक ऐसे ही ऑप्शन देगा, ऐसे ही आप ऑप्शन देगा। अवहट्ट लगाएंगे कि अपभ्रंश लगाएंगे? यार कौन सा लगाएं? ये तो फारसी भी दिया है, और फारसी वहाँ कन्फ्यूजन दे रहा होगा कि फारसी वो शब्द हुआ है, हिंदी शब्द फारसी है। ठीक है, इसलिए वहाँ तो जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहीं से क्वेश्चन उठा के दे देगा ऑप्शन। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको गच्चा नहीं खाना भैया। ठीक ना गुरुजी? तो ध्यान से देखिए, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की जननी ये हमारी हो गई अपभ्रंश जी। ठीक है, हिंदी की माता ये अपभ्रंश हो गई, और इसी की बहन जो है ये अवहट्ट है। तो अगर हमने बताया था कि ये दोनों है, ठीक है, अगर ये दोनों इसी का विकृत रूप है, ये अपभ्रंश का विकृत रूप है ये अवहट्ट, तो अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो यही अपभ्रंश ही मारेंगे। ठीक है, अगर ये ना होता तो अवहट्ट हो सकता था, लेकिन हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो एकदम करेक्ट आंसर है अपभ्रंश। ठीक, अगला देखते हैं। प्रश्न 9वां, हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? बताओ भैया, बताओ हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत? संस्कृत तो होना चाहिए था पहले, क्योंकि संस्कृत क्या है? संस्कृत सबकी प्रणाली है, तो ये पहले आएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, संस्कृत। हाँ ठीक है नानी जी। पाली, प्राकृत, हाँ ठीक है। ओहो, यहाँ गड़बड़ कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे, ये भी गलत है। संस्कृत, प्राकृत, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों, एकदम नहीं होगा। पाली पहले होता है, प्राकृत पहले होता है। हमने क्या बताया था पीछे कि ये है ढाई। अच्छा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े। ठीक है, ढाई अक्षर पाली का पढ़ो। पहले पाली होगा तब प्राकृत होगा, ये 3 है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में होगा, उसके पहले ये होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा होना चाहिए। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है,
तो ऐसा भी दे देता है, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इसमें दे संस्कृत भी दे यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ अवहट्ट भी दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। केवल यहाँ सही विकास क्रम पूछा है, तो क्रम में मान लीजिए 1-2 लैंग्वेज गायब भी कर देगा, लेकिन क्रम से रहेगा। या बहुत बारीकी से समझेंगे दोस्तों, क्रम जो है एकदम सही रहेगा। 1-2 ऑप्शन गायब भी कर देगा, 1-2 लैंग्वेज गायब कर देगा, चलेगा, लेकिन क्रम जो होना चाहिए एकदम सही होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ के हमको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। चलिए दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वियोगात्मक भाषा किसे कहा जाता है? संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषा। कौन सी भाषा? संयोगात्मक और वियोगात्मक। अच्छा, दोनों है। चलिए पहले बताइए, वियोगात्मक भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, तो वियोगात्मक भाषा किसे कहते हैं? अच्छा देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, केवल संस्कृत, केवल हिंदी, हिंदी संस्कृत दोनों, नन ऑफ द, जिसमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा केवल हिंदी, ठीक ना भैया, केवल हिंदी हो जाए हो। ए गुरुजी, केवल हिंदी हो जाएगा हमारे साथ। वियोगात्मक भाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी है, हिंदी वियोगात्मक भाषा, हिंदी, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। देखिए उसी तरह से हमने सेट ही किया है, उसी तरह से हम सेट किए हैं कि ताकि हर पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाए। आपको वो टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी से एक बार केवल देख लो, उसके बाद इसी से टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। तो संयोगात्मक भाषा मानी जाती है। तो संयोगात्मक भाषा संस्कृत है या हिंदी है या उर्दू है या सभी है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है संस्कृत है। संयोगात्मक भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत को कहते हैं संयोगात्मक भाषा। अगला देखते हैं, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? भैया ये चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, आदि जननी लिखा है कि खाली जननी लिखा है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो अगर जननी पूछेगा तो जननी क्या हो जाएगा? आप भ्रंश, जननी क्या हो जाएगा? अब भ्रंश। अगर आदि जननी पूछ लिया, आदि आदि आदि, पुरानी नानी जी कहाँ हैं? तो इसका हो जाएगा संस्कृत, ठीक ना। उसके बाद अगला देखते हैं, सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। एकदम रटा, ये तो हलवा है। सबसे प्राचीनतम भाषा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, आर्य भाषा या देव भाषा किसे कहते हैं? एकदम हलवा है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो लेबल नहीं है क्वेश्चन का। आर्य भाषा या देव भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 15वां क्वेश्चन, फारसी भारत किस दिशा से आए थे? फारसी लोग थे वो भारत किस दिशा से आए थे? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, फारसियों ने भारत के लोगों को सबसे पहले क्या कहा? हाँ, अब बताइए, इसमें से फारसियों ने भारत के लोगों को सबसे पहले क्या कहा? तो सबसे पहले क्या कहेंगे वो लोग? कहाँ से आए थे? कौन सी नदी पार करके आए थे? यही सोच लो, याद हो जाएगा एकदम एकदम खटाक से, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी नदी पार करके आए थे भैया? सिंधु नदी पार करके आए थे। तो सबसे पहले वो लोग कहेंगे भी क्या? सिंधु। भारत के लोगों को फारसियों ने सबसे पहले सिंधु कहा था, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवहट्ट किसका विकृत रूप है? एकदम कुछ नहीं है, अवहट्ट किसका विकृत रूप है?
तो वो पालिका या प्राकृत का या अवहट तो इसमें है ये नहीं है, तो ये हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, अवहट जो है किसका विकृत रूप है, तो अपभ्रंश का। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो जो ये मेरा प्रयास है वो सफल हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें हेल्प मिल रही होगी, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम विदाई लेंगे आपसे, और साथ ही साथ जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीरियल से हम टॉपिक कवर करते जाएंगे वो वीडियो आपको मिलती जाएंगी। और कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एकदम बैठे बैठे सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदाई लेंगे आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।